आज हम लोग क्लास 12 का पाठ नंबर 4 पढ़ेंगे, गतिमान आवेश तथा चुंबकीय क्षेत्र के बारे में। तो गतिमान आवेश, अभी तक हम लोग जो पाठ 1, 2, 3 पढ़े हैं, पाठ 1 और 2 जो पढ़े हैं वह आवेश गतिमान नहीं था बल्कि स्थिर था। लेकिन पाठ 3 में और पाठ 4 में विशेष रूप से जो आवेश रहेगा वह गतिमान अवस्था में रहेगा। और आवेश गतिमान अवस्था में रहेगा तो गतिमान आवेश के कारण हम पता करेंगे चुंबकीय क्षेत्र के बारे में। तो चुंबकीय क्षेत्र के बारे में बहुत सारे वैज्ञानिक हैं जिन्होंने अपनी अपनी राय दिया है। उन वैज्ञानिकों का हमें राय समझना है और बोर्ड पेपर में उन वैज्ञानिकों के आधार पर प्रश्न भी आते हैं। तो सबसे पहले हम समझें कि चुंबक क्या है। तो यदि हम चुंबक का परिभाषा बताएं तो कहेंगे कि चुंबक यह एक प्रकार का काला पत्थर होता है। मिस्र देश में आप चले जाएंगे, इसकी कहानी है कि मिस्र देश में लोग सुबह जगे और जगने के बाद जब गए तो देखे कि एक काला पत्थर विशेष रूप से जादू किस्म का दिखाई देता था और वह काले पत्थर को लेकर अपने घर में आए और अचानक लोहे की वस्तुओं की ओर वह रखे होंगे आकर्षित किया होगा तो लोग उछल पड़े कि यह कैसा पदार्थ है जो लोहे की वस्तुओं को अपनी तरफ आकर्षित करता है, खींचता है। उस समय मिस्र देश में जैसे अपने वहाँ मदारी आते हैं और जादू दिखाकर चले जाते हैं, उसी प्रकार मिस्र देश में मदारी के रूप में उस काले पत्थर का भी यूज किया जाता था। लेकिन उस समय विज्ञान इतना प्रगति नहीं किया था। बाद में जब विद्युत की खोज हुई तो विद्युत के साथ साथ चुंबक पे भी वैज्ञानिकों ने काम करना शुरू कर दिया। तो चुंबक के बारे में यदि हम लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कि यह एक प्रकार का काला पत्थर होता है और चुंबक का जो सूत्र होता है वह सूत्र होता है कि Fe3O4, यह चुंबक का सूत्र है। यानी यह एक काला पत्थर होता है और इसका रासायनिक सूत्र होता है कि Fe3O4। यह जब पृथ्वी के खनन के द्वारा इसे प्राप्त किया जाता है। यह एक प्रकार का काला पत्थर होता है जिसका रासायनिक सूत्र होता है Fe3O4 होता है। और जब पृथ्वी का खनन हम करते हैं तो खनन करने के बाद यह चुंबक प्राप्त होता है। चुंबक विशेष रूप से 2 प्रकार के होते हैं। पहले चुंबक का नाम है प्राकृतिक चुंबक और दूसरे चुंबक का नाम है मानव निर्मित चुंबक। तो हम चर्चा करें कि आखिर प्राकृतिक चुंबक और मानव निर्मित चुंबक क्या है। तो प्राकृतिक माने होता है प्रकृति के द्वारा प्राप्त किया गया जो चुंबक होगा उसे प्राकृतिक चुंबक कहेंगे। और मानव निर्मित चुंबक माने जो मनुष्य के द्वारा बनाया गया। तो ये आखिरी बताओ, मानव जब प्रकृति में यह चुंबक उपलब्ध था तो मनुष्य को बनाने की क्या आवश्यकता हुई। तो कहते हैं कि जब प्रकृति में यह चुंबक उपलब्ध था लेकिन उसकी तीव्रता कम थी, इसलिए तीव्रता कम होने के नाते मनुष्य को वह चुंबक बनाना पड़ा। तो जब मनुष्य चुंबक बनाया तो कुछ इस तरह से यू आकार का चुंबक कहते हैं। इस तरह रहेगा जैसे यू आकार का, और यदि इस टाइप का रहेगा तो घोड़े के नाल के तरह, और ऐसे रहेगा दंड चुंबक। विशेष रूप से इसका प्रयोग हम लोग करते हैं। अब इसके गुणों के बारे में देखें तो नंबर 1 है कि यह लोहे की बनी हुई वस्तुओं को अपनी तरफ आकर्षित करती है। नंबर 2 में हम कहें
तो कहते हैं कि जो चुंबक का ध्रुव होता है उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव, यदि चुंबक को एक धागे में बांध कर यदि हम कहीं उसे लटका भी दें तो सदैव वह उत्तरी व दक्षिणी ध्रुव में ही ठहरता है। एक चुंबक हम लें, उस चुंबक के कई टुकड़े कर दें तो कई टुकड़े करने के बाद भी उसके ध्रुव में कोई परिवर्तन नहीं होता है। उसका जो ध्रुव होगा वह उत्तरी व दक्षिणी। जैसे मान लो हम एक चुंबक लिए ऐसे, इस चुंबक को इसमें से काट दिए इसमें से, तो इसे मान लो इसी चुंबक का 3 खंड हुआ, तो 3 खंड हुआ तब भी यह न्यस कहलाएगा, यह न्यस कहलाएगा, यह न्यस। तो जब चुंबक को तोड़ा गया तो तोड़ने के बाद भी उसके ध्रुव में कोई परिवर्तन नहीं होता था और यह सदैव उत्तर व दक्षिणी ध्रुव में ही ठहरता था। प्रयोग किया गया प्रेक्षण के आधार पर तो वैज्ञानिकों ने बताया कि जो चुंबकीय बल रेखाएं होते हैं, जो चुंबक यदि किसी लोहे के कण को आकर्षित करता है तो वह किसके कारण करता है, उसमें क्या चीज है। जैसे मान लो हमारा हाथ है, इतने एरिया तक हम किसी वस्तु को आकर्षित कर लेंगे, वैसे चुंबक में चुंबक यहाँ है और लोहे का कण यहाँ है, तो क्या क्या चीज है कि यह लोहे की वस्तुओं को आकर्षित कर ले रहा है। तो वैज्ञानिकों ने कुछ समय के बाद बताया कि लग रहा है इसमें कुछ बल रेखाएं, कोई बल निकल रहा है। तो बल निकल रहा है तो बल रेखाएं, काल्पनिक रेखाएं, तो बल जो काल्पनिक रेखाएं निकलते चुंबक के द्वारा निकलता है, इसलिए चुंबकीय बल रेखाएं इसका नाम रख दिया कि चुंबक के द्वारा जो रेखाएं निकलती हैं और उसे लोहे की बनी हुई वस्तुएं यदि उस एरिया में आ जाती हैं, उस क्षेत्र में आ जाती हैं, तो उसको अपनी तरफ क्या करता है, आकर्षित कर लेता है। तो उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव में यह बल रेखाएं निकलती, उत्तरी ध्रुव से निकलती हैं और दक्षिणी ध्रुव में प्रवेश करती हैं और इसके बाहर यह समानांतर होती है। इसलिए देखो यदि हम लोहे की बनी हुई वस्तु को देखें तो इस भाग पे अधिक यह चिपकता है और इस भाग पे कम चिपकता है। इसका अर्थ है कि इस भाग का तीव्रता अधिक है और ये रेखाएं समानांतर, इसलिए तीव्रता यहाँ कम है तो इस सिरे पे कम चिपकता है। और दूसरा चीज यह देखा गया कि यह बल रेखाएं एक दूसरे को कभी काटती नहीं। यदि यह बल रेखाएं एक दूसरे को काट देते तो फिर चुंबक का अस्तित्व क्या होता, समाप्त हो जाता। और यदि किसी लोहे को हम चुंबक के पास रख दें तो रखने के बाद होता क्या है कि कुछ समय के बाद, कुछ दिनों के बाद वह चुंबक में भी गुण आ जाता है जो लोहे के अंदर गुण है और वह चुंबक के पास लोहा रहते हुए जो चुंबक का गुण है वह लोहा अपना लेता है और लगता है कि लोहा चुंबक बन गया। तो बहुत सारे चुंबकों के बीच में लव अयस्कों को रखा जाता है और लव अयस्कों को रखा जाता है, धीरे धीरे वह भी चुंबक की श्रेणी में बन जाते हैं। तो इस तरीके से आज हम लोग चुंबक के विषय में पढ़े। अब पढ़ेंगे चुंबकीय बल रेखाओं के विषय में खोज किए तो कौन कौन वैज्ञानिक थे। जैसे जब चुंबक के बारे में अच्छी चीज निकला तो चुंबकीय बल रेखाओं के विषय में जो वैज्ञानिक काम करते हैं वह उन वैज्ञानिक के विषय में हमें पढ़ना है। तो सबसे पहले वैज्ञानिक है ओस्टेड का प्रयोग एक है। ओस्टेड का प्रयोग, ओस्टेड का प्रयोग
एक वैज्ञानिक ओस्टेड हैं, उन्होंने एक धारावाही एक परिपथ बनाया। इस परिपथ में बैटरी जोड़ा, उसके बाद कुंजी जोड़ा। कुंजी ऑन ऑफ करने के लिए होता था, ऑन और ऑफ करने के लिए। बैटरी का जो बड़ा वाला सिरा होता है वह प्लस होता है, बैटरी का जो दूसरा वाला सिरा छोटा होता है वह माइनस होता है। बड़ा वाला सिरा यदि प्लस है तो यह चार्ज है, और छोटा वाला सिरा माइनस है तो यह चार्ज रहेगा। बैटरी का यह संकेत है। अब इन्होंने क्या किया, एक कंपास सुई को रखा, चुंबक से बनी हुई सुई थी यह। एक सुई को इन्होंने रखा। अब जब इसमें इन्होंने धारा प्रवाहित किया, जैसे मान लो जब तक इसमें धारा प्रवाहित नहीं होता था, इस प्रकार का इन्होंने एक परिपथ बनाया। और परिपथ बनाने के बाद इनका प्रयोग हुआ। पहले इन्होंने आंख रखा और कंपास सुई को नजदीक ले गए, तो यह सुई इधर उधर घूमती नहीं थी। लेकिन जैसे इसमें धारा प्रवाहित किए, यानी स्विच को ऑन किए, और स्विच को ऑन करते ही इसमें धारा बहने लगी। और जब स्विच को जैसे इन्होंने ऑन किया तो धारा बहने लगे, और जब धारा बहने लगी तो यह सुई कुछ इस तरीके से विक्षेपित हो गया। इस तरीके से सुई इधर ऐसे विक्षेपित, जिधर धारा बह रही है उस धारा के दिशा में ही चुंबकीय सुई उठ जाती थी। अब इन्होंने दूसरा प्रयोग किया कि इसी परिपथ को, यही परिपथ था लेकिन टर्मिनल चेंज कर दिया। अब इसको माइनस रखा, इसको प्लस रखा, तो देखा क्या कि जब धारा इधर से, अब धारा का प्रवाह उल्टा है। जब धारा इधर बहते थे तो यह सुई इधर से उठ जाते थे, यानी धारा के प्रवाह की दिशा में। लेकिन जब इन्होंने टर्मिनल चेंज किया तो अब धारा के बहने का मार्ग उल्टा है। यह जैसे मान लो यह हमारी सुई है, अब यह सुई इधर उठने के बजाय अब इधर उठ जाते थे, जैसा कि मैंने आपको जो नोट दिया है उसमें बताया है। अब यह सुई इधर उठने के बजाय इधर उठ जाते थे, तो इन्होंने बताया कि यदि कोई हम परिपथ बनाए, उस परिपथ में विद्युत धारा को प्रवाहित करें, तो विद्युत धारा को प्रवाहित करते हैं यदि कंपास सुई को हम लेकर जाते हैं, तो होता क्या है, जैसे कंपास सुई को इसके पास हम लेकर जाएंगे तो होगा क्या कि जिधर से धारा प्रवाहित होगी उधर ही यह जो चुंबकीय सुई, एक कंपास सुई है, यह उधर ही विक्षेपित हो जाते थे। इससे इन्होंने निष्कर्ष निकाला कि जो विद्युत आवेश है, इसमें आवेश प्रवाहित हो रहा है, इसमें भी चुंबकीय बल रेखा है। तो देखो कितना अच्छा चीज है कि हम लोग चुंबक का खोज किए और चुंबकीय बल रेखाएं उत्पन्न हुई। और चुंबकीय बल रेखाएं केवल चुंबक में ही नहीं होती हैं बल्कि विद्युत में भी होता है। यह जो ओस्टेड का प्रयोग था, यह चुंबकीय बल रेखाएं चुंबक के द्वारा, और चुंबकीय बल रेखाएं चुंबक में भी होती हैं और यह विद्युत धारा में भी होती हैं। जो एक चुंबक जिस प्रकार लोहे की वस्तुओं को अपनी तरफ आकर्षित करता है, उसी प्रकार एक चुंबक को विद्युत आवेश भी उसके सुई को अपनी तरफ आकर्षित करती है और इसकी दिशा को बता देती है। यह रहा ओस्टेड का प्रयोग रहा। अब ओस्टेड के प्रयोग के बाद एक वैज्ञानिक आते हैं, बायो-सेवर्ट आते हैं। तो बायो-सेवर्ट वैज्ञानिक भी
चुंबकीय बल रेखाओं के विषय में ये खोज किए थे कि चुंबकीय बल रेखाएं होती क्या है, और चुंबकीय बल रेखाओं का इन्होंने अच्छा खासा परिभाषा भी दे दिया। ये चुंबकीय बल रेखाओं का परिभाषा दिया, और जैसे ओस्टेड का जो प्रयोग था वह काफी बड़े परिपथ के लिए इन्होंने दिया, लेकिन हो सकता है कि इनके दिमाग में यह चीज न बैठा हो कि छोटे परिपथ के लिए, तो यह तो बड़े परिपथ के लिए नियम तो दे दिए, लेकिन छोटे परिपथ के लिए बहुत छोटा परिपथ था, उसके लिए एक वैज्ञानिक आए, बायो सेवर्ट आए, बायो सेवर्ट। तो बायो सेवर्ट ने कुछ इस टाइप का ऐसे तार लिया, और तार लिया तो एक छोटा खंड काटा डेल्टा एल, यानी छोटे खंड में भी चुंबकीय क्षेत्र की कल्पना की। तो डेल्टा एल लिया, किसी धारावाही चालक लघु खंड एल लिया, और एल के कारण कल्पना किया बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की इन्होंने कल्पना किया। यह जैसे मान लो हम लोग नहीं अनुमान लगाते हैं कि इस खेत में इतना अनाज हो जाएगा, इसी तरह इन्होंने एक परिपथ में धारा प्रवाहित किया, ठीक, और परिपथ का एक छोटा खंड इन्होंने मान लिया डेल्टा एल। प्रयोग है सब, हम लोगों के पास सामग्री नहीं है, लेकिन ऐसे नहीं कि वैसे यह नियम लिख दिए, सारा यह प्रयोग है। और यदि हमको मौका मिलता है लैब में जाने के लिए, प्रयोग सामग्री उपलब्ध है, तो आज भी विज्ञान के तहत यह जो प्रयोग है सफल, एकदम सफल माना जाता है। तो डेल्टा एल के कारण एक हम P बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की कल्पना करते हैं। तो जब चुंबकीय क्षेत्र की कल्पना करते हैं तो यह निम्न बातों पर निर्भर करता है। पहला, जो छोटे खंड का तीव्रता है वह अनुक्रमानुपाती होता है धारा के, यह पहला बात हो गया। और जो दूसरा बात हो गया, छोटे खंड का जो तीव्रता है वह अनुक्रमानुपाती होता है डेल्टा एल, यानी छोटे जो तार की लंबाई है उस तार की लंबाई में हम छोटा खंड ले लिए, और जो तीव्रता है छोटे खंड का वह अनुक्रमानुपाती होता है साइन थीटा के, जो उसके बीच जो कोण बनता है चुंबकीय क्षेत्र के बीच वह तार के बीच जो यह कोण बनता है, इसके बीच में तीव्रता क्या होता है, अनुक्रमानुपाती होता है। डेल्टा बी अनुक्रमानुपाती होता है 1/r²। इसको समीकरण नंबर 4। अब देखो इसका अर्थ समझो। माना हम कोई चालक तार लिए और चालक तार में हमने I एम्पियर की धारा प्रवाहित की। अब पूरे चालक तार में धारा तो प्रवाहित हो रही है, लेकिन पूरे चालक तार का हम चुंबकीय क्षेत्र की गणना करेंगे, लेकिन छोटे से बड़े में चलेंगे। इसीलिए एक बहुत ही लघु काट लिया गया डेल्टा एल, और इसके कारण हम P बिंदु पे चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की कल्पना करते हैं कि यहाँ तक इसका क्षेत्र होगा, और होगा तो उसके लिए परफेक्ट इन्होंने सूत्र बनाया। कहा कि इस तरह है, तो 4 बातों पर निर्भर करता है। जैसे धारा का मान यदि हम बढ़ाएंगे, तो जैसे धारा का मान बढ़ाएंगे उसी तरह चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता भी बढ़ती चली जाएगी। डेल्टा एल यदि छोटा खंड है तो छोटा खंड है तो बहुत ही अल्पतम चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। यदि यह छोटा है तो छोटे खंड का तीव्रता उत्पन्न होगा, यदि यह बड़ा है तो बड़े भाग पे चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता उत्पन्न हो जाएगी। थीटा का मान यदि कम है तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कम होगी। थीटा का मान यदि अधिक है
तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता भी क्या होगी, अधिक होगी। लेकिन आर, तार का लंबाई यदि हम कम करें तो क्षेत्र हमारा क्या होगा, अधिक होगा। तार की लंबाई यदि हम अधिक करेंगे तो क्षेत्र की लंबाई क्या होगी, कम होगी। जैसे कोई तार है, उस तार के नजदीक जाओगे तो बहुत तेज करंट मारेगा, उस तार से दूर होगे तो करंट का प्रभाव कम होगा। इसीलिए पुल पे काफी ऊंचाई पे तारों को जोड़ा जाता है। अब इन चारों नियमों को मिलाया गया, तो जब चारों नियमों को हम मिलाए तो यह तो एक है, तो डेल्टा बी, तो यहाँ लिख देंगे चारों नियमों को मिलाने पर, चारों नियमों को मिलाने पर। अब चारों नियमों को आप मिलाएंगे, तो ये चारों नियमों को मिलाओगे तो डेल्टा बी में डेल्टा बी मिलाओगे तो क्या होगा, डेल्टा बी अनुक्रमानुपाती आई डेल्टा एल साइन थीटा और बटे आर स्क्वायर। जैसे देखो, अंश का गुणा अंश में, हर का गुणा हर में, आर स्क्वायर है हर में आर स्क्वायर लिख दो, और अंश में आई डेल्टा एल साइन थीटा लिखा गया ना। अनुक्रमानुपातिक चिन्ह की कमी को पूरा करने के लिए इन्होंने एक वैद्युत नियतांक बनाया जिसका नाम था डेल्टा बी। इस चिन्ह की कमी को पूरा करने के लिए म्यू 0/4 पाई, ठीक, यह बहुत ही छोटा राशि है, तो म्यू 0/4 पाई इंटू आई डेल्टा एल साइन थीटा और बटे आर स्क्वायर। यही बायो सेवर्ट का नियम है। अब बायो सेवर्ट का यह नियम है, तो उसके बाद जैसे देखो, इसका परीक्षा में मान पूछता है म्यू 0/4 पाई का मान कितना होता है, तो म्यू 0/4 पाई का जो मान होता है वह 10⁻⁷ न्यूटन माने बल लगाता है, और बल किस में लगाता है, क्षेत्रफल में। जो बल निर्भर करेगा वह क्षेत्रफल में निर्भर करेगा, और म्यू 0 निर्वात की चुंबकशीलता होती है। जो यहाँ यह म्यू 0 है वह निर्वात की चुंबकशीलता है, और म्यू 0 का मान भी होता है कि 4 पाई गुणे 10⁻⁷ न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर। तो इस तरीके से हम लोग बायो सेवर्ट के नियम का प्रयोग जान गए। अब अगले टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे कि निर्वात की वैद्युतशीलता, निर्वात की वैद्युतशीलता म्यू 0, और इसे साफ कर लेने दो। इस वीडियो को आप जरूर 2 बार 3 बार अपने कॉपी निकाल लीजिएगा, जो लिखे हैं कॉपी निकाल कर जब इसे आप 2 बार 3 बार देखोगे तो बहुत ही आसान लगेगा। अब हम पढ़ेंगे निर्वात में वैद्युतशीलता व एप्सिलॉन 0 में संबंध पढ़ेंगे। तो एप्सिलॉन 0 व म्यू 0 में संबंध, यहाँ कॉपी में आप हेडिंग डाले होंगे एप्सिलॉन 0 व म्यू 0 में संबंध। एप्सिलॉन 0 व म्यू 0 में संबंध क्या होता है, परीक्षा में आए या न आए, लेकिन जो तुम लोग सवाल लगाओगे हल करोगे
वह सवाल लगाने में यह चीज काम आएगा। इसे आप ध्यान पूर्वक देखेंगे। एप्साइलन नॉट व म्यू जीरो में रिलेशन संबंध। ठीक, हम लोगों को पढ़ना है एप्सिलॉन नॉट व म्यू नॉट में संबंध। यह जीरो बताता है कि यह निर्वात में है, जीरो नहीं रहेगा तब यह निर्वात से बाहर रहेगा। हम लोग जानते हैं कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान जानते हो ना, कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान होता है 9 गुणे 10⁻⁹। ठीक, और मात्रक मैंने आपको बताया था कि न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 1 मान लेंगे। और इसके पहले मैंने आपको बताया म्यू 0/4 पाई का मान 10⁻⁷ न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर। इसको हम मान लेंगे समीकरण नंबर 2। चूंकि हमें एप्सिलॉन नॉट व म्यू जीरो में संबंध बताना है, तो एप्सिलॉन नॉट व म्यू नॉट में संबंध बताना है। एप्सिलॉन नॉट भी आप जानते हैं, म्यू नॉट भी मैंने लिखवाया है। यह भी निर्वात में वैद्युतशीलता है, यह भी निर्वात में वैद्युतशीलता है, लेकिन आवेशों के मध्य लगता है और यह विद्युत क्षेत्र में उत्पन्न होता है। इन दोनों में रिलेशन क्या है, संबंध क्या है? तो लिखेंगे समीकरण 1/2। क्योंकि जब भी हम संबंध स्थापित करेंगे कि कौन छोटा है कौन बड़ा है, तो उस कंडीशन में हमें एक ही चीज बचता है, भाग देना। भाग देकर हम वह चीज जान सकते हैं। चलिए बाएं पक्ष को पहले लिखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 0/म्यू0/4 पाई इक्वल 9 गुणे 10⁻⁹ और बटे 10⁻⁷। तो बाएं पक्ष से बाएं पक्ष का भाग, दाएं पक्ष से दाएं पक्ष का भाग, इसको हल करना। तो जब हल करोगे 1 होगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट गुणे 4 पाई, उसके बाद लिखो म्यू जीरो हो जाएगा। ठीक, 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, इसको भी सॉल्व करें 10⁻⁷ को ऊपर ले जाएंगे। 9 गुणे 10⁻9 गुणे 10⁻⁷ है प्लस 7 होगा 1/एप्सिलॉन नॉट म्यू जीरो इक्वल 9 गुणे 10⁻9 में 7 जोड़ोगे 16। 9 गुणे 10⁻16। इस तरीके से इसका मान आ गया। इस तरीके से हम लोग एप्सिलॉन नॉट व म्यू जीरो में संबंध भी स्थापित कर लिए।